हॉट स्टॉक्स में आज हमारा फोकस है पीएसयू शेयरों पर ही, जिस वजह से मैंने पीएसयू इंडेक्स की बात करी भी थी। पीएसयू इंडेक्स आप देखेंगे जो निफ्टी का पीएससी यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स है, उसमें करीब आधे % के आसपास के गेंस फिलहाल देखने को मिले। आज का हाई था 8,686 का, अभी 8,656 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बीएमएल, बीईएल जैसे जो स्टॉक्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, काफी लाइमलाइट में हैं। तो आज हमारा फोकस जो है वो पीएसयू स्टॉक्स पर ही है। ये जो 20 शेयरों वाला निफ्टी पीएससी इंडेक्स है वो इस साल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग करेक्शन जोन इस साल की जहां तक बात है। वैसे तो हाई से हम देखते हैं कोई भी करेक्शन या फिर बेयर जोन अगर होता है तो हाई से हम कंपेयर करते हैं। और इस दौरान ये 10 पीएसयू शेयर्स हैं इस 20 शेयरों वाले इंडेक्स में, उसमें 25 से 41% तक के जो फॉल हैं वो हमने 10 शेयरों में बनते हुए दिखे हैं। और इन्हीं 10 शेयरों के ऊपर आज हम फोकस करेंगे भी। और निफ्टी पीएससी इंडेक्स में केवल बीईएल, जिसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर भी चुके हैं, जिसको ऑर्डर भी मिला है, केवल ये एकमात्र स्टॉक है इन 20 शेयरों में जो कि अपने 200 डीएम में यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज के आपको ऊपर नजर आएगा। कल शाम को मैंने जो भाव देखा था, जो 200 डीएम में था, इसका 270.71 रुपए था। और बीईएल का स्टॉक अगर आप देखेंगे, ऑर्डर विन की खबर है, आज 2% तक उछला भी था। और 270-71 का कल का जो लेवल था उसके तो 10 रुपए ऊपर है। इनफैक्ट ये 281 का लेवल फिलहाल बीईएल में अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इसी साल यानी कि 2025 की हम बात करें तो 25 से लेकर माफ कीजिए 27 से लेकर इनफैक्ट 41% तक टूटते हुए दिखे हैं। यही स्टॉक्स मैं आपके सामने एक एक करके रखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इतनी बड़ी गिरावट के बाद जो इसी साल हो चुकी है, इन स्टॉक्स के अब जो लेवल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इनमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। इसमें पहला नाम और जो सबसे ज्यादा गिरा है स्टॉक वो है KIOCL का, 41%। इसमें इस साल ही अगर आप देखेंगे 2025 में जो 2-2.5 महीने हमने बिताए हैं उसमें इतना फॉल स्टॉक में देखने को मिला है, क्योंकि जो जनवरी फरवरी में मिड कैप स्मॉल कैप में जो फॉल था वो काफी तीव्र था। वैसे तो एफआईएस की बिकवाली अक्टूबर से चल रही है, हमारे मार्केट्स भी सितंबर में हाई लगाने के बाद से करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में ये जो 2025 के पहले 2 महीने थे, जनवरी फरवरी, वो काफी ज्यादा नुकसानदायक थे, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिरावट बहुत ज्यादा हो चुकी है अपने हाई लेवल से। तो इसी साल की बात करें तो KICL 41% नीचे है। इसके चार्ट फॉर्मेशन किस तरह के हैं, कुछ बाइंग इंटरेस्ट दिखता है इसमें? KIOCL में दिखे अभी भी और भी जगह है जहां पर पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टॉक और करेक्ट करे। तो आई थिंक वन कैन, हालांकि प्रोवाइडिंग दैट अगर आप इसको बात करेंगे तो ये अपने पुराने सपोर्ट के पास है। और ये सपोर्ट इसका जो कोविड वाला जो सपोर्ट था मार्च 20 का, वो सपोर्ट रेंज है। और दूसरा एक सपोर्ट जो बना है इस स्टॉक के लिए अप्रैल 23 का एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जो कि इस मंथ के आज हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके नीचे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 234 का भाव है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसको समय बिताने दें और थोड़ा सा करेक्ट होने दें। और जो सही बाइंग रेंज मुझे लग रही है यहाँ पर एक बाइंग के लिए कि इसके नीचे फिर और गिरावट नहीं होगी, ऐसा जहां पर मुझे लग रहा है वो है रेंज 215 की और 210 से 220 की ये रेंज है। ये रेंज एक ऐसी रेंज बनेगी जो कि लिटरली एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि उस समय चाहे फिर वो उसका RSI हो मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो 220 और 210 इस रेंज में बाइंग के बारे में सोचे। करंट प्राइस जो कि 234 का है अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें, नीचे मिले 210 से 220 की रेंज में तो आप KIOCL में खरीदारी करें। अच्छा, पर्पस भी यही है इन स्टॉक्स को डिस्कस करने के, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में आपको कोई ना कोई पीएसयू स्टॉक तो मिल ही जाएगा। और अब इनके सवाल आते हैं कि क्या करना चाहिए, इनमें क्या खरीदारी करना चाहिए, क्या निकल जाएं, एवरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसमें दूसरा नाम है BEML का, जिसको हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर भी रहे थे, उन्होंने करार किया है। ये स्टॉक 39% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है। तो वही 2200 से 2100 की रेंज जो आपने बताई थी, लेवल बताया था, उसी का वेट करें लॉन्ग टर्म के लिए। यस यस यस, ठीक है। ITI इसमें तीसरा नाम है। इसमें भी 37% का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। बहुत तेज, बहुत स्विफ्ट एक तरफा मूव स्टॉक ने दिखाया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो 5% का अप मूव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 210 रुपए का इसने लो लगाया था, ऊपर में 600 रुपए के आसपास तक की जर्नी इसने देखी। करेक्शन वहां से 210 का हुआ, अभी ये 253 के आसपास है। क्या इसमें बाइंग शुरू करने का सही समय आ गया है? 245 का स्टॉप लॉस रख लें। 254 के भाव पर ये चल रहा है अभी, एंड आई सी कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। 265 तो पहला टारगेट हमको यहाँ पर मिल ही सकता है इजीली, है दूसरा टारगेट मिलेगा लगभग 287 का। ये दो टारगेट इजीली मिलने की पॉसिबिलिटीज है, प्रोवाइडेड कि 245 पर स्टॉप लॉस रख ले। एंड
मैं भी एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो कि ITI शायद थोड़े दिन पहले मेरे पास होगा या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन खैर वो तो मैं बाद में बता दूंगी कौन से स्टॉक्स मेरे पास थे। ITI अभी करंट प्राइस पर ठीक लग रहा है, स्टॉप लॉस छोटा है, रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज परसेंटेज वाइज ज्यादा है, पुल बैक मूव है, बड़े गेन्स ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि पूरी रिकवरी। मैं बार बार मेरे ख्याल से 2-3 स्टॉक्स पे मैंने ये बात बोली है कि पुल बैक मूव है, पूरी रिकवरी की एक्सपेक्टेशन मत रखें, बिकॉज मार्केट अभी वैसी ही है। आपको ये समझने की जरूरत है, जो भी स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग इज मस्ट, अगर व्यू शॉर्ट टर्म है। इसी ये बातचीत करते हुए ना स्टॉक्स देखते देखते ही MTNL का स्टॉक सामने आ गया। ये भी एक PSU नामी है, 15% का मूव स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। 102 रुपए तक का 102 रुपए तक का इसमें मूव हमने देखा था, उसके बाद करेक्शन हुआ, करेक्शन आ गया था 31 रुपए तक स्टॉक को नीचे लेकर। अभी ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का जो मूव है उसको आप कैसे रीड कर रही हैं? ये क्या कुछ जिनके पास रखा है लोअर लेवल्स का वो प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर इसमें एवरेज कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, बड़े मूव की तैयारी? ये एवरेज करने लायक है, क्योंकि हो सकता है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, उसके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि स्टॉक में हो जाए। और रही बात इसके लेवल वाइज, तो करंट लेवल जो 4950 के आसपास है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे। गिरावट और कहां तक हो सकती है, तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो डिफाइन हो चुका है। आई डोंट सी कि वापस से अभी 40 बहुत जल्द आएगा विदाउट हिटिंग द टारगेट ऑफ 57। मैंने बोला है, रिपीट कर रही हूँ, अभी 49 के पास चल रहा है। 40 आने से पहले ये हाई चांसेस है कि पहले 57 का एक टारगेट हिट कर दे, क्योंकि वो फॉर्मेशंस दिख रहे हैं, वैल्यूएशन दिख रही है, RSI टेक्निकल ये सब चीजें इंडिकेट कर रहे हैं, और साथ में जो वैल्यूएशन है जो इसकी सेक्टर की कंपैरिजन में ये कम ही है अभी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, करंट प्राइस 49 के आसपास है, लग रहा है कि यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 40, टारगेट पहला 57, एक ही टारगेट में यहाँ पर फिलहाल देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये जो अपमूव है स्टॉक को 57 तक लेके जा सकता है, उसके बाद 40 भी पॉसिबल है, या 40 का स्टॉप लॉस लगा लें? 40 से स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस मूव में ये 57 रुपए तक जा सकता है। अगर आप 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 57 रुपए तक के टारगेट के लिए खेल सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं, आपको रिवॉर्ड सही लग रहा है, तो आप जरूर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो 57 रुपए का टारगेट है, 40 रुपए का MTNL का स्टॉप लॉस है। वापस आते हैं स्टॉक्स पर। ITI हमने डिस्कस किया था, अगला नाम है इरडा का। ये तो मैम कईयों के पोर्टफोलियो में है। 32 वाला 310 होकर आया ये स्टॉक, 34% अपने हाई लेवल से ये स्टॉक अभी भी नीचे है। तो इरडा में जो मूव हम देख रहे हैं, आज भले ही आधा % नीचे है, 140 के आसपास है, 310 वाला 140 पे खड़ा है मैम। 121 का लो बनाने के बाद थोड़ा सा तो ऊपर आया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 160, 80, 200, 220 के भी रखे हुए हैं, कईयों के पास तो 300 का भी रखा हुआ है। इनफैक्ट क्या करना चाहिए उनको? इस साल ही देखें तो ये 34% फॉल आ चुका है इसमें। इरेडा अभी भी आपको लोअर लेवल और दिखा सकता है, तो व्यू अगर शॉर्ट टर्म ही है, पहले तो हम ट्रेडिंग के हिसाब से देखती हूँ मैं, ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर एक मूव बन सकता है। ट्रेडिंग के हिसाब से आई थिंक 143, इसके ऊपर जब भी स्टॉक क्लोज करे तो यहाँ पर एक मूवमेंट बन सकता है, जो कि इसको पहला टारगेट दे सकता है क्लोज टू 150, एंड दूसरा टारगेट इसको दे सकता है क्लोज टू 154। ये दो टारगेट, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। एंड इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा, वो स्टॉप लॉस बनता है 138 का। दिस इज फॉर ट्रेडिंग। बट अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो जो लोग इसको होल्ड करके बैठे हैं, तो इरेडा देखिए अच्छी खासी इसमें प्रीमियम लिस्टिंग हुई थी, ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी भी उस लेवल को, उस ब्रिज को इसको कंप्लीट करना जरूरी है, और वो बहुत दूर है। तो आप सोच रहे हैं कि आप इसको, मैं एक नंबर देना चाहती हूँ, आप इसको सोच रहे हैं कि अभी 140 है, और आपके दिमाग में ये है कि स्टॉक अगर 80, 85 आता है और आप एवरेज करेंगे तो बहुत बड़ा गैप है, उसको समझ लें। अगर वो आपको लग रहा है कि आप उसमें इम्पेशंस नहीं होंगे, पैनिक नहीं होंगे, तो ही रखें, अदरवाइज आई वुड से टेक एग्जिट। अगर आपके ऊपर की बाइंग है, लुक फॉर समथिंग एल्स। दिस इज माई सिंसियर व्यू, क्योंकि टाइम लगेगा। प्रीमियम लिस्टिंग थी, निकल जाना चाहिए। अगर 300 की बाइंग वाला कोई अभी भी होल्ड करके बैठा है, तो आपका लेवल आते आते इसको 2 साल लगेंगे। ओके, अगर लंबी अवधि के आप निवेशक हैं, ऊपर में लेकर बैठे हैं इरेडा का शेयर, तो आप निकल जाइए, क्योंकि आपके लेवल आने में, ऊपर के जो लेवल्स आने में काफी समय लग सकता है, तो 1, 1.5, 2 साल भी लग सकते हैं उसमें।
तो शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग बेट आप जरूर ले सकते हैं। 143 पार होगा तो 150 154 तक के जाएगा, उस केस में आपका 138 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए आप लेकर बैठे हैं, ऊपर के लेवल्स हैं, उम्मीद में बैठे हैं कि आपका भाव आ जाएगा, बहुत समय लगेगा। समय है तो ठीक है, नहीं तो निकल के आप दूसरे किसी अच्छे सेक्टर या स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। IFCI भी 34% गिर चुका है, इसमें क्या करना है? IFCI इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, ओके, महंगा है IFCI, ओके, अभी भी महंगा है ये NBFC अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। देखिए सेक्टर का PE 14.2 है और इसका PE है 143.87। तो ये समझिए जब अच्छे अच्छे स्टॉक वैल्यूएशन वाइज गिर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स की तो फिलहाल क्या बोलते हैं उसको, बिसात क्या है, जो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो उनमें तो पिटाई पहले होनी है और लंबे समय तक होनी है। मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला, जब मार्केट रिकवर होगी तो जो सबसे अच्छा है वो पहले भागेगा, और जो ऑलरेडी बाद महंगे हैं उनको बाद में मौका मिलेगा। फिर वो होगा कि चलो सब जा रहे तो मैं भी चल लूं, इट्स गोना बी लाइक दैट। अभी के लिए इट्स महंगा तो आई थिंक अवॉइड करिए, फिलहाल लेवल पे बाय मत करें, महंगा है। और इस महंगे में अगर आप खरीदेंगे तो आपको और तकलीफ होगी इसमें। और बाइंग कितने की है मुझे नहीं, शायद ही किसी की बाइंग अगर आपकी है ऊपर के लेवल पर, आई वुड से शॉर्ट टर्म में आप सोच रहे हैं आपकी बाइंग 70 की है, 80 की है, और वो लेवल आपको जल्दी मिल जाएगा। सिमिलर टू इरेडा, इट विल टेक टाइम। ये स्टॉक मोमेंटम में बढ़े थे, एक होप में बढ़े थे, एक एक्सपेक्टेशन में बढ़े थे, मार्केट के बुल रन में बढ़े थे। आई मस्ट से मदर ऑफ बुल रन की जो फेज थी उसमें बढ़े थे। तो वहां पर वो मूवमेंट वापस आना टाइम लगता है उस चीज के लिए, एंड वो टाइम अभी तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, इस लिस्ट में ना मैम 3 नाम ना रेलवे पैक के भी हैं। अभी तक आप देखें जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए वो रेलवे पैक का कोई भी नाम इसमें नहीं था। BEML जरूर थोड़ा रेलवे के लिए काम करते हैं, लेकिन इरकॉन, राइट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं, और 2 स्टॉक है, माफ कीजिए, इरकॉन और राइट्स, जो कि रेलवे पैक से हैं। इन स्टॉक्स में भी 27 से 33% का फॉल हमने इसी साल बनता हुआ देखा है। तो ये जो रेलवे वाले दोनों स्टॉक्स हैं जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, पिटे हुए हैं, क्या इनमें कोई मौका है या इनमें भी दूरी रहना है? इरकॉन मेरी स्क्रीन पर अभी है, एंड इरकॉन अगर हम देखेंगे तो सेक्टर वाइज इज काइंड ऑफ जो इंडस्ट्री है उसी लेवल पर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी इरकॉन में तो बनती है, जो कि जाएगी आपका 100 दूर है, लेकिन वो अभी टाइम लगेगा उस लेवल को आने के लिए भी, जो कि बनती है आपका 155 के ऊपर, जो कि अगर हम देखें लेवल वाइज तो इसी वीक का कह ले या फिर पिछले वीक का कह ले, एक ओपनिंग या फिर क्लोजिंग रेंज आप उसको बोल सकते हैं। तो 155 के ऊपर जब तक ये 155 के नीचे इट इज बेयरिश, 155 के ऊपर क्लोज करता है तो इट इज काइंड ऑफ अ पुल बैक मूवमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड। तो वो क्लैरिटी के लिए वेट करें, क्योंकि अभी भी स्टॉक में और हो सकता है कि गिरावट आए। बाय 155 के ऊपर ही करना है, बहुत स्ट्रिक्टली मेरी बात क्लियरली बता रही हूँ, एक्सप्लेन किया है मैंने अच्छे से उसको। और जो टारगेट होंगे वो 176 वेरी फर्स्ट टारगेट दैट वी कैन सी। दूसरा टारगेट जो हमको मिल सकता है वो लगभग 195 का। ये 2 टारगेट्स मिल सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी बाइंग कितने की थी, क्योंकि अगर आपकी बाइंग 300 250 इतने लेवल की है तो आपको यू कैन नॉट स्ट्रेच द प्राइस, जितनी उसकी पॉसिबिलिटीज है उतना इलास्टिक होगा, उतना ही जा सकता है। इससे ज्यादा करेंगे तो वो टूट जाएगा। एंड मुझे लगता है कि ये जो जिस लेवल पर मैं आपको बोल रही हूँ 255 के ऊपर, सॉरी मैंने 155 बोलना है, 155 के ऊपर ये करंट 155 से वो टारगेट जो मैंने आपको बोला है 205 सेकंड टारगेट, वो लगभग 30% 29% है। तो अगर आप उस ट्रेड में आ भी रहे हैं, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप उस ट्रेड में आ भी रहे हैं तो 30% समझ लें। अगर वो 30% आपको अच्छा नहीं लगा तो बाकी जो लोग हैं उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर दैट कैन बी कंसिडर्ड। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंटली, जो स्टॉप लॉस होगा 255 के बाद, इसमें जो स्टॉप लॉस आपका 155 के बाद, आई एम रिपीटिंग, 155 के बाद जो इसमें स्टॉप लॉस बनेगा वो आपका 135 का बनता है। तो थोड़ा सा एनालाइज कर लें, नंबर समझ लें, अगर ठीक लगता है तो फिर ट्रेडिंग के हिसाब से देख सकते हैं, बाकी इन्वेस्टिंग के लिए और थोड़ा रुकना सही होगा। अच्छा, इस केस में टारगेट क्या है 155 के ऊपर लेते हैं तो? पहला टारगेट 176 है, दूसरा टारगेट 195 है, 195 मिनिमम, तो इतना तो मिलने की हाई पोटेंशियल बनती है।
अच्छा, इसमें आरसीएफ का नाम भी शामिल है। आरसीएफ भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, 32-33%। इसी साल की जहां तक बात है, इसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब 29% और एमएमटीसी भी 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जिसमें कोई ट्रेड या फिर लंबी अवधि की पोजीशन ली जा सकती है, या जिसके पास है ऊपर के लेवल का, उसको निकल जाना चाहिए? देखिए, जिसके पास है, मान लीजिए आरसीएफ आपके पास में है, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपने कोई XYZ लेवल पर बाय किया है, तो जो लेवल बनता है 110 का आसपास का जो लेवल है वो 105 115 ये रेंज हो सकती है। तो ये एक राउंड फिगर में रेंज, एवरेज रेंज बनती है, जिसमें कि पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो रही है कि ये स्टॉक वापस आपको 130 का भाव दिखा दे इन कपल ऑफ मंथ्स, और दूसरा आपको 145 का भाव दिखा दे, बट एवरेजिंग कर ले। इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख, मैं वही बोल रही हूँ, फुल रिकवरी एक्सपेक्ट मत करे, छोटे समय में टाइम लगेगा, उस पूरे साइकिल को बनने के लिए तो टाइम लगेगा। तो 110 से 120 की रेंज में बाय ले सकते हैं अगर करना है तो एवरेजिंग। और जो टारगेट जैसे कि बताया, पहला टारगेट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 130 मिलेगा, दूसरा टारगेट 145 140 के आसपास मिल सकता है। स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर फॉलो करना चाहिए वो होगा स्ट्रिक्टली 100 का, इसके नीचे होल्ड करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो छोटी अवधि में रिकवरी की होप कम नजर आती है, लेकिन आप 110 से 120 की रेंज में एवरेज कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। 130 145 के टारगेट होंगे, 100 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। यही व्यू बन रहा है मैम? जी, यस। ओके, कोई एमएमटीसी या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस में कोई मूव? बाकी तो अवॉइड करने लायक है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो एमएमटीसी आप और न्यू इंडिया एश्योरेंस को फिलहाल अवॉइड करके चल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पीएसयू स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। छोटे छोटे बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकते हैं, और लंबी अवधि का व्यू अगर किसी को लेना ही है तो बीईएमएल में जरूर आप 2200 से 2100 की रेंज में अगर मिलता है, उस रेंज का आप इंतजार कर लीजिए, तो आप जरूर वहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो छोटे मूव जरूर देखने को मिल सकते हैं। आईटीआई की जहां तक बात है, एमटीएनएल की जहां तक बात है, इरडा की बात है, अभी हमने आरसीएफ की बात करी, तो इनमें रिकवरी में तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। छोटे ट्रेडिंग मूव्स के लिए स्टॉप लॉस लगाकर जो आपको लेवल्स बताए गए हैं, आप जरूर पीएसयू स्टॉक्स को अप्रोच करके चल सकते हैं। तो हॉट स्टॉक्स को इसी के साथ हम यहीं पर समेटते हैं।